24 अगस्त 2001 एयर ट्रांसएट फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। ये प्लेन रात के 1 बजे अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच 39,000 फीट पर क्रूज कर रहा था। प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर सो रहे थे और पायलट्स को प्लेन में कोई भी चीजें एबनॉर्मल नहीं लग रही थी। लेकिन ये प्लेन में कुछ ऐसा था कि कुछ ही सेकंड्स में सिचुएशन पूरी तरह से बदलने वाली थी। तभी कैप्टन को अचानक से पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है, जिससे दोनों पायलट्स के लिए एक खौफनाक सिचुएशन खड़ी हो जाती है, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच फ्यूल का खत्म होना सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, जो कि उनका अंत। कहानी की शुरुआत 24 अगस्त 2001 टोरंटो पियर्सन कनाडा एयरपोर्ट पर फ्लाइट 236 को हैंगर से बाहर निकाला जाता है और तैयारी शुरू की जाती है लिस्बन पोर्टुगल एयरपोर्ट पर रवाना करने के लिए। इस प्लेन को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए अटलांटिक ओशियन को पार करना था, जो कि लगभग 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी। इसलिए प्लेन के हर पार्ट की अच्छे से चेकिंग करने के बाद इसमें 48 मीट्रिक टन फ्यूल डाला जाता है और बोर्डिंग शुरू कर दी जाती है, जिसके बाद 293 पैसेंजर्स, 13 क्रू मेंबर और 2 पायलट सवार हो जाते हैं, जिनमें से एक कैप्टन रॉबर्ट पीछे थे, जो कि 48 साल के थे। इनके पास लगभग 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और दूसरे पायलट डर्क जिगर, जो कि 28 साल के थे। इनके पास भी लगभग 5,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। कुल मिलाकर ना ही दोनों पायलट्स के एक्सपीरियंस में कमी थी और ना ही प्लेन में कोई कमी थी। सब कुछ अप्रूव होने के बाद फ्लाइट को रनवे की तरफ रवाना किया जाता है और कंट्रोल टावर की परमिशन से टेक ऑफ किया जाता है, जिसके बाद पायलट्स प्लेन की क्रूजिंग एल्टीट्यूड, जो कि लगभग 39,000 फीट की होती है, उसे गेन कर लेते हैं। पहले के कुछ घंटे सब कुछ नॉर्मली चल रहा था और अब तक पायलट्स को भी प्लेन में कोई भी इश्यूज नजर नहीं आ रहे थे। फिर जैसे जैसे प्लेन अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है, ठीक 4 घंटे बाद कैनेडियन टाइम के हिसाब से वहाँ के लगभग रात के 1 बज रहे थे, तभी पायलट्स प्लेन के राइट इंजन में कुछ एबनॉर्मेलिटी नोटिस करते हैं। इंजन में ऑयल प्रेशर हाई, ऑयल टेम्परेचर लो और ऑयल की क्वांटिटी घटते हुई दिखाई दे रही थी। ये सभी एरर पायलट्स अपनी लाइफ में पहली बार फेस कर रहे थे, जिससे पायलट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नॉर्मल कंडीशंस में फ्लाइट के वक्त इंजन ऑयल के टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर घटते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसको देखने के बाद पायलट्स ने मैनुअल में इस प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन को खोजने की कोशिश की, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद इस प्रॉब्लम को उन्होंने कनाडा के मेंटेनेंस कंट्रोल को रिपोर्ट किया। बदकिस्मती से इससे भी उन्हें कोई भी फायदा नहीं होता, लेकिन प्लेन में अब तक कुछ भी गलत होते हुए नहीं देखा गया था, जिससे पायलट्स को लगा कि मीटर फॉल्टी रीडिंग शो कर रहा है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलती है। फिर ठीक आधे घंटे बाद पायलट्स को एक इंडिकेशन शो होने लगती है। ये इंडिकेशन ऑयल प्रेशर की नहीं, बल्कि ज्यादा फ्यूल लीकेज होने की वजह से शो हो रही थी। किसी भी एयरक्राफ्ट के फ्यूल सिस्टम डिजाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एयरक्राफ्ट इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिसमें मल्टीपल फ्यूल टैंक्स लगे होते हैं। प्लेन के दोनों विंग्स में 2 फ्यूल टैंक, साथ ही एक सेंटर टैंक और एक ट्रिम टैंक होता है, जो कि प्लेन के टेल वाले हिस्से में होता है। बेसिकली ट्रिम टैंक का पर्पस फ्यूल को एयरक्राफ्ट के विंग टैंक में भेजने का होता है। फिर जैसे जैसे विंग टैंक में फ्यूल का लेवल डिक्रीज होता है, तो ट्रिम टैंक ऑटोमेटिकली फ्यूल को आगे ट्रांसफर कर देता है। नॉर्मली ये ट्रांसफर तभी शेड्यूल्ड होता है जब एयरक्राफ्ट में लैंडिंग से आधे घंटे पहले बहुत ही कम फ्यूल मौजूद हो, जो कि ये इंश्योर करता है कि फ्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस्ड रहे लैंडिंग के वक्त। लेकिन इस केस में विंग टैंक में बहुत ही कम फ्यूल होने की वजह से ट्रिम टैंक अपने सारे फ्यूल को विंग टैंक में पहले ही ट्रांसफर कर देता है, जिससे पायलट्स को फ्यूल खत्म होने का इंडिकेशन शो होने लगता है। उधर ऑयल प्रेशर के प्रॉब्लम से एक और एडवाइजरी मैसेज ई कैम पर फ्लैश होता है। ई कैम किसी भी प्लेन के कॉकपिट का वो सेंट्रल डिस्प्ले यूनिट होता है, जो कि पायलट्स को तभी अलर्ट करता है जब एक्शन की सख्त जरूरत होती है। ये एडवाइजरी मैसेज प्लेन के विंग्स में फ्यूल के इम्बैलेंस की वजह से इंडिकेट हो रहे थे, क्योंकि राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट विंग के कंपैरिजन में बहुत ही कम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पायलट्स ने तुरंत क्रॉस फीड वाल्व को खोल दिया, जिससे फ्यूल लेफ्ट विंग से राइट विंग में चला जाता है और बैलेंस हो जाता है। लेकिन अभी आधे घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्हें फिर से लो फ्यूल की इंडिकेशन देखने को मिलती है। फ्यूल लीकेज की वजह से अब दोनों विंग्स में इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि लिस्बन पहुंचा जा सके, जिसके बाद दोनों पायलट्स के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, जिससे वो कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करके आसपास के आइलैंड को खोजना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद उन्हें एक टर्शरा नाम का आइलैंड दिखाई देता है, जिस पर लीस एयरपोर्ट मौजूद था। कैप्टन ने तुरंत सेंटा मारिया एटीसी से कांटेक्ट करके बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने वाले हैं। अब तक इस पॉइंट पर प्लेन में लगभग 7 टन फ्यूल बचे थे, जो कि टोटल फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था। फिर जैसे जैसे फ्यूल तेजी से घटते रहते हैं, पायलट्स कंट्रोल सेंटर से अपने कम्युनिकेशन को बनाए रखते हैं। तभी पायलट्स को जोरदार का एक धमाका सुनाई देता है और देखने पर पता चलता है कि प्लेन के राइट इंजन में आग लग जाती है। अब क्योंकि प्लेन इतनी हाइट पर होता
लगता है कि एक इंजन पर चलना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए पायलट्स ने लेफ्ट इंजन के थ्रस्ट को और भी बढ़ा दिया, जिसके बाद पायलट्स ने एयर ट्रैफिक को इमरजेंसी से आगाह कर दिया। फिर ठीक 10 मिनट बाद एक ऑफिसर ने अनाउंसमेंट किया कि कुछ ही देरी में वो लोग पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं, जिससे प्लेन में भगदड़ मच जाती है और लाइफ जैकेट्स दिए जाने लगते हैं। पानी में लैंड करना कोई खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि कुछ इंसानों की डूबने से मौत हो सकती थी, और अगर डूबने से बच भी जाते हैं तो ठंडे पानी की वजह से लोगों को हाइपोथर्मिया हो सकता है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। कुछ देर बाद जब प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर होता है और लगभग 600 लीटर फ्यूल बचा होता है, तभी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है कि जब प्लेन के लेफ्ट इंजन में भी आग लग जाती है, जिससे प्लेन की सारी इलेक्ट्रिकल पावर कट जाती है और प्लेन में अंधेरा छा जाता है। Mayday, mayday, mayday. We have lost both engines due to fuel starvation. We are gliding now. इन सभी की वजह से प्लेन के अंदर का प्रेशर ड्रॉप होने लगता है और ऑक्सीजन लेवल भी घटने लगता है, जिससे सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ जाता है। जिसके बाद पायलट्स ने तुरंत प्लेन के नीचे मौजूद रैम एयर टरबाइन को डिप्लॉय कर दिया, ताकि चलते हुए प्लेन में हवा के जरिए घूमते हुए टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके, जो कि प्लेन के कॉकपिट में मौजूद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए काफी होती है, जिससे पायलट्स के लिए लैंडिंग करना अब और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पायलट्स के पास प्लेन को ग्लाइड करा के लैंड कराना ही सिर्फ एक ऑप्शन था। उधर कंट्रोल टावर रनवे की लाइट को फ्लिकरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे अटलांटिक ओशियन के इस अंधेरे में पायलट्स को हेल्प हो सके। हवा में ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए पायलट्स प्लेन की एक डिसेंट स्पीड को मेंटेन करते हैं। इससे पायलट्स प्लेन को नीचे आने से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा हाइट पर भी रहना जरूरी था, क्योंकि अगर वो लोग ज्यादा नीचे चले जाते तो वापस से हाइट गेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन जैसे जैसे वो रनवे की तरफ बढ़ते हैं, उनकी रनवे से दूरी 13 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 13,000 फीट का होता है, जबकि रनवे से दूरी 16 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 3,000 फीट का होना चाहिए था, जो कि लैंडिंग करने के लिए एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा था। इसलिए पायलट्स ने 360 डिग्री टर्न को परफॉर्म करने का फैसला किया। बेसिकली ये टेक्निक से ग्लाइडिंग के जरिए 4,000 से 5,000 फीट लूज किए जा सकते हैं। 360 डिग्री टर्न को परफॉर्म करने के बाद प्लेन का एल्टीट्यूड लगभग 5,000 फीट तक घट चुका था। ये एल्टीट्यूड अब भी ज्यादा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि एक और 360 डिग्री टर्न को परफॉर्म किया जा सके। नॉर्मल कंडीशंस में लैंडिंग के वक्त पायलट्स प्लेन के फ्लैप्स को यूज करते हैं, जिससे ड्रैग प्रोड्यूस होता है और इंजन के थ्रस्ट को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस केस में प्लेन के दोनों इंजन जल चुके थे, जिससे लैंडिंग करना बहुत ही खतरनाक हो चुका था और पायलट्स के पास प्लेन को लैंड कराने का सिर्फ एक ही चांस था और लैंडिंग शुरू की जाती है। अब क्योंकि प्लेन बहुत ही हाई स्पीड में होता है, तो लैंडिंग गियर रनवे को हिट करके बाउंस बैक करते हैं और 12 में से 8 टायर बर्स्ट हो जाते हैं। फिर कई सारी मुश्किलों के बाद फाइनली प्लेन लैंड करता है और लैंडिंग गियर स्किड करते हुए प्लेन की स्पीड स्लो होने लगती है, जिसके बाद प्लेन के रुकते ही फ्रिक्शन की वजह से लैंडिंग गियर में आग लग जाती है, जिससे एयरपोर्ट पर मौजूद क्रू मेंबर आग को तेजी से बुझाते हैं और कैप्टन पैसेंजर्स को तुरंत इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देते हैं, जिससे प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर बच जाते हैं। बाद में इस प्लेन की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूटीन मेंटेनेंस के वक्त हाइड्रोलिक और फ्यूल लाइंस को बहुत ही करीब प्लेस कर दिया जाता है, जिसके वजह से फ्लाइट के वक्त राइट इंजन में हाइड्रोलिक और फ्यूल लाइंस के बीच कांटेक्ट से फ्रिक्शन की वजह से फ्यूल लाइन रप्चर हो जाती है, जिससे फ्यूल लाइन में एक होल हो जाता है, जिसके जरिए 12 से 15 टन फ्यूल हर घंटे निकल रहे थे। वहीं अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल प्लेन से, जो कि उड़ते वक्त लगभग 2.6 टन फ्यूल हर घंटे कंज्यूम करता है, जिसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा फ्यूल लीकेज हो रहा है और सेफ्टी के लिए कई सारे चेंजेस किए जाते हैं। और एयरबस प्रोटोकॉल फ्लाइट में एक नए वार्निंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं और इस प्रॉब्लम को पायलट्स की ट्रेनिंग में भी ऐड किया जाता है, ताकि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो सके। एक साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पीशे और ऑफिसर डर्क जेगर को एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग को परफॉर्म करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड दिया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।